हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने फ्रांस के 18th सेंचुरी के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना, जिसमें हमने देखा लुई 16 के टैक्स बढ़ाने के रीजंस क्या थे और फ्रांस की सोसाइटी किस तरीके से 3 स्टेट में डिवाइड हुआ करती थी, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के पास बाय बर्थ बहुत से प्रिविलेज हुआ करते थे। पर 18th सेंचुरी में एक नया सोशल ग्रुप भी इमर्ज हुआ जिसे मिडिल क्लास कहा जाता था। ये मिडिल क्लास जॉन लॉक, रूसो और मोंटेस्क्यू जैसे फिलोसोफर्स के आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। लेट 18th सेंचुरी तक इन फिलोसोफर्स के आइडियाज़ पूरे फ्रांस में फैल चुके थे, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के मेन कारण बने। आज हम पढ़ने वाले हैं आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन यानी क्रांति की शुरुआत। हम देख चुके हैं कि इस टाइम तक किंग डिसाइड कर चुका था कि उसे टैक्स बढ़ाने हैं, पर ओल्ड रिजीम में किंग के पास ये पावर नहीं थी कि किंग अपनी मर्जी से कभी भी टैक्सेस को इंक्रीज कर दे। इसके लिए किंग को स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जो नई टैक्सेस के लिए अपनी मंजूरी दिया करती थी। पर ये स्टेट जनरल आखिर थे कौन? द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी स्टेट जनरल्स एक पॉलिटिकल बॉडी हुआ करती थी जिसमें तीनों स्टेट के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा करते थे और ये रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग करके तय किया करते थे कि टैक्सेस बढ़ाने हैं या नहीं। न्यू टैक्सेस को बढ़ाने की पावर तो किंग के पास नहीं थी, पर यह पावर ज़रूर थी कि मीटिंग कब बुलाई जाए। लास्ट टाइम ये मीटिंग फ्रांस में 1614 यानी 1614 में हुई थी। अब हम आ चुके हैं 5 मई 1789 पर। यह वो डेट है जब किंग न्यू टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए स्टेट जनरल्स की मीटिंग बुलाते हैं। इस मीटिंग के लिए वर्साइल के हॉल को प्रिपेयर किया जाता है। द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच हु सीटेड इन अ रो एंड फेसिंग ईच अदर। यानी इस मीटिंग में फर्स्ट स्टेट अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव, वहीं सेकंड स्टेट भी अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, जिन्हें एक दूसरे के आमने सामने हॉल के दोनों साइड में बिठाया जाता है। जबकि थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या 600 थी, जिन्हें इन दोनों स्टेट के पीछे खड़ा कर दिया जाता है। ये थर्ड स्टेट के प्रॉस्पेरियस और एजुकेटेड मेंबर्स थे। इस मीटिंग में पीजेंट्स, आर्टिसंस और वीमेंस को आने की इजाज़त नहीं थी और इसीलिए थर्ड स्टेट के लोग अपने साथ 40,000 लेटर्स लेकर आते हैं। ये लेटर्स उन लोगों के द्वारा लिखे हुए थे जिन्हें इस मीटिंग में आना अलाउड नहीं था। ये लोग इन लेटर्स के माध्यम से किंग तक अपनी शिकायतें और ज़रूरतों को पहुंचाना चाहते थे। अब इस स्टेट जनरल की मीटिंग में रूल्स के अकॉर्डिंग हर स्टेट को एक वोट देने का अधिकार दिया हुआ था। इसका मतलब था फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव का एक वोट, सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव का एक वोट और थर्ड स्टेट के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स का एक वोट। और पास्ट से ऐसा ही चला आ रहा था और इस बार भी लुई 16 सेम इसी तरह की वोटिंग चाहता था, पर इसमें एक प्रॉब्लम थी। हम जानते हैं कि टैक्सेस सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग पे किया करते थे और न्यू टैक्सेस भी उन्हीं पर बढ़ाने थे और इस तरह की वोटिंग हमेशा फर्स्ट और सेकंड स्टेट के फेवर में हुआ करती थी। बट दिस टाइम मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। यानी इस बार थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मांग रखी कि वोटिंग पूरी असेंबली द्वारा होनी चाहिए, जिसमें हर मेंबर को एक वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, यानी 1 पर्सन 1 वोट। बेसिकली ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है जिसकी बात रूसो जैसे फिलोसोफर ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में की है और आज मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। पर उस टाइम पर किंग इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। अगर 1 पर्सन 1 वोट होगा तो शायद ये वोटिंग थर्ड स्टेट के फेवर में जा सकती थी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट में कुछ ऐसे लोग भी थे जो थर्ड स्टेट के सपोर्ट में थे। When the king rejected this proposal, member of the third state walked out of the assembly in protest। यानी किंग के द्वारा इस प्रपोजल को रिजेक्ट करते ही थर्ड स्टेट के लोग प्रोटेस्ट करते हुए असेंबली से बाहर चले जाते हैं। ये थर्ड स्टेट के वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो अपने आप को पूरे फ्रेंच नेशन के स्पोक्समैन की तरह देखा करते थे। स्पोक्समैन यानी प्रवक्ता। इसका मतलब है जो पूरे फ्रांस के लोगों की तरफ से उनकी आवाज़ बन रहे थे। अब आते हैं 20 जून 1789 पर। On this date, representatives of the third state assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles। यानी थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव 20 जून को वर्साइल के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं।
और यहाँ पर मिलकर ये शपथ लेते हैं कि जब तक ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते हैं जिसमें मोनार्क की पावर को लिमिट यानी कम कर दिया जाए, तब तक ये नेशनल असेंबली वहाँ से नहीं हटेगी और ना ही भंग होगी। और इस इंसिडेंट को हम द टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जानते हैं। इस नेशनल असेंबली को लीड करने वाले व्यक्ति थे मिराबियो और एबेसियस। पर ये मिराबियो और एबेसियस आखिर थे कौन? मिराबियो, ही वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली, यानी इनका जन्म नोबल कुलीन फैमिली में हुआ था। लेकिन उनका मानना था कि फ्रांस में फ्यूडल सोसाइटी सामंतवाद खत्म होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए एक जर्नल भी निकाला और वर्साइल्स में इकट्ठा हुए लोगों के सामने कई पावरफुल स्पीचेस भी दी। और ऐसे ही दूसरे लीडर थे एबेसियस, जो कि ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे। उन्होंने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट भी लिखा जिसका टाइटल था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, यानी तीसरा स्टेट क्या है। यहाँ पर आप ये पेंटिंग देख सकते हैं जो जैक लुई डेविड के द्वारा बनाई गई है। इस पेंटिंग को नेशनल असेंबली में लगाने के लिए बनाया गया था। क्या आप बता सकते हैं इस पेंटिंग में क्या डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. यानी जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी, उस समय पूरे फ्रांस में आंदोलन चल रहे थे, क्योंकि इस टाइम तक कड़ाके की ठंड से फसल खराब हो चुकी थी, जिससे ब्रेड की डिमांड बढ़ने लगती है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जिससे ब्रेड की डिमांड बढ़ने लगती है और उसकी सप्लाई कम हो जाती है और ब्रेड की कीमतें आसमान छूने लगती है। बेकरी के मालिक इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने लगते हैं और ब्रेड की होर्डिंग यानी कि जमाखोरी शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में बेकरी शॉप्स पर घंटों इंतजार के बाद फ्रांस की विमेन गुस्से में दुकानों पर हमला कर देती हैं और दूसरी तरफ किंग भी अपनी सेना को पेरिस में एंटर करने के ऑर्डर दे देता है। अब हम उस सिचुएशन पे आ चुके हैं जहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत हुई थी, द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल, जो हुआ था 14 जुलाई 1789 को। राजा के द्वारा अपने ट्रुप्स भेजने पर लोगों के बीच अफवाहें फैलनी शुरू हो जाती हैं कि प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर ट्रुप्स की तरफ से ओपन फायरिंग होगी और इसीलिए लोग उनका सामना करने के लिए वेपन्स ढूंढने लगते हैं। और 14 जुलाई 1789 को बास्टाइल, जो कि एक जेल थी, उसे तोड़ दिया जाता है और वहां बंद 7 प्रिजनर्स को छुड़ा लिया जाता है। इसके अलावा इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड हायर्ड बैंड ऑफ ब्रिगेड्स, यानी देहाती इलाकों में गांव-गांव में ये अफवाहें फैलने लगती हैं कि लॉर्ड्स ऑफ मैनर ने कुछ लुटेरे गैंग को हायर किया है जो पकी हुई फसलों को तबाह करने वाले हैं। मैनर वो टेरिटोरियल यूनिट हुआ करती थी जहां से लॉर्ड्स को टैक्स वसूल करने के अधिकार प्राप्त थे और इसी को लॉर्ड्स ऑफ द मैनर यानी जागीरों के मालिक कहा जाता था। अब ये सब सुनकर पीजेंट्स चैटविक्स पर हमला कर देते हैं। चैटविक्स उन कैसल यानी घरों को कहा जाता था जहां किंग और नोबल्स रहा करते थे। लोगों के द्वारा होर्डेड ग्रेन्स को लूट लिया जाता है और जिन डॉक्यूमेंट्स में मैनोरियल ड्यूज हुआ करते थे यानी लगान से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, उन्हें जला दिया जाता है। इस दौरान बहुत बड़ी संख्या में नोबल्स अपनी लैंड और होम्स को छोड़कर नेबरिंग कंट्रीज में भाग जाते हैं। अब इतना कुछ होता देख या अपने सब्जेक्ट्स के द्वारा इतना रिवॉल्ट देखते हुए लुई 16 फाइनली रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली, यानी लुई 16 पावर में बने रहने के लिए नेशनल असेंबली को मान्यता दे देता है। एंड ही एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किंग लुई 16 एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अब लिमिट किया जाएगा। अब यहाँ से शुरुआत होती है फ्रांस में कई बदलावों की। ऑन द नाइट 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास द डिग्री अबॉलिशन द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, यानी 4 अगस्त 1789 की रात को फाइनली नेशनल असेंबली एक आदेश पास करती है जिसके तहत अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, यानी पूरी तरह से सामंतवादी व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है। मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज, क्लर्जी यानी पादरी वर्ग के लोगों को उनके स्पेशल अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया जाता है। इतना ही नहीं, टीथ वर अबॉलिश्ड। टीथ वो टैक्स हुआ करता था जो चर्च वसूला करता था पीजेंट से उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/10, उसे भी खत्म कर दिया जाता है। जो लैंड चर्च के पास हुआ करती थी उसे भी जब्त कर लिया जाता है। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरे, यानी इस तरीके से 20 बिलियन लिवरे यानी 20 अरब लिवरे की संपत्ति गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है और यहाँ से फ्रांस बनता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने से वहाँ किस तरह के चेंजेस आते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।